हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक्स के चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक्स में पास्कल के नियम को देखेंगे। जैसा कि चैप्टर है हाइड्रोस्टैटिक्स, तो इस चैप्टर में हम लोग द्रव की विरामावस्था में अध्ययन कर रहे हैं। तो यानी कि जो पास्कल का नियम होगा वो कहाँ पर लागू होगा, जहाँ पर द्रव विरामावस्था में है। तो पास्कल ने बताया कि यदि कोई द्रव है और वो विरामावस्था में है और उस पर अगर दाब लगाया जाता है तो जो दाब होगा वह सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होगा। इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे एक पात्र है और इसमें द्रव भरा गया है। अब हम इस पर क्या कर रहे हैं, दाब डाल रहे हैं। ठीक, जब दाब डालेंगे तो हम जानते हैं कि जो द्रव है वह असंपीड्य है। तो जब दाब हम डालेंगे तो यह दाब सभी दिशाओं में बर्तन की तली पर या पात्र की तली पर दाब डालेगा। इधर भी दाब डालेगा ये, ठीक, नीचे भी, और जो ये ऊर्ध्वाधर है इस पर भी दाब डालेगा। तो सभी दिशाओं में दाब डालेगा। तो जो इनका मान होगा, जो दाब का मान होगा उनका समान होगा। जैसे अगर इधर P1 है, इधर P2 है और इधर P3 है, तो सभी दिशाओं में जो दाब होगा वो समान रूप से संचरित होगा। इसको एक और फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे अगर एक युक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है और इसमें क्या है, द्रव भरा गया है। इसमें द्रव भरा गया है और इधर से भी पानी को निकलने का मार्ग है, इधर से भी निकलने का मार्ग है और इधर से भी निकलने का मार्ग है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन जो खुला हुआ मार्ग है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। इधर से भी बंद कर दे रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी। अब यहाँ से हम दाब लगा रहे हैं, ठीक है। जब दाब लगाएंगे तो क्या होगा, अब द्रव इधर भी दाब डालेगा, इधर भी दाब डालेगा और इधर भी दाब डालेगा। तो इस प्रकार से सभी दिशाओं में दाब डालेगा। तो इनका जो मान होगा, इनका मान समान होगा। जो इस इधर बल जो दाब लगेगा P1, इधर भी दाब लगेगा और इधर भी दाब लगेगा, वो समान होगा। तो इस प्रकार से पास्कल ने क्या बताया कि अगर कोई विरामावस्था में द्रव है, उस पर दाब लग रहा है, तो जो द्रव दाब का मान होगा सभी दिशाओं में समान रूप से होगा। तो इसके नियम यानी कि पास्कल के नियम के अनुसार कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। यानी सभी दिशाओं में क्या देख रहे हैं, समान दाब लगाता है। और दूसरा क्या है, विरामावस्था में द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होता है। इसका मतलब द्रव के भीतर अगर कोई भी बिंदु है, अगर यहाँ पर दाब तीव्रताएं, क्योंकि सभी दिशाओं में होंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो सभी दिशाओं में दाब तीव्रताएं क्या होंगी, समान होगी। इसका मतलब ये है, यहाँ से हम ये निकाल रहे हैं कि जो दाब तीव्रता होगा P1 बराबर P2 बराबर P3। आइए हम लोग अब पास्कल के नियम, पास्कल ने बताया कि सभी दिशाओं में दाब तीव्रताएं समान होती हैं। तो आइए हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे दाब तीव्रताएं समान होती हैं। अब आइए सिद्ध करते हैं कि P1 बराबर P2 बराबर P3। हमने एक प्रिज्म लिया है, बहुत छोटा है, जो द्रव के भीतर रखा गया है। तो इस पर हम देख रहे हैं कि तीनों दिशाओं में दाब तीव्रताएं लग रही हैं, P1, P2 और P3। हम जो प्रिज्म लिए हैं, अगर मान लेते हैं उसकी मोटाई क्या है, T है। अब आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना T मोटाई का एक प्रिज्म है जिसके फलक पर दाब तीव्रताएं P1, P2 व P3 लग रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम इसको मान लें फलक 1 मान लें,
इसको फलक 2 मान लें और इसको फलक 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लें कि फलक 1 पर कितना संपूर्ण दाब है, टोटल प्रेशर है, और फलक सेकंड पर टोटल प्रेशर और थर्ड पर टोटल प्रेशर हम फाइंड कर लेते हैं। तो फलक 1 पर संपूर्ण दाब, तो संपूर्ण दाब बराबर क्या होता है, इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे दाब तीव्रता बराबर क्या होता है, दाब तीव्रता बराबर क्या होता है, संपूर्ण दाब बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं संपूर्ण दाब बराबर क्या हो जाएगा, दाब तीव्रता गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से फलक 1 पर संपूर्ण दाब, फलक 1 यही है, ए डैश बी डैश, तो इस पर संपूर्ण दाब क्या हो जाएगा, दाब तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, यही होगा। तो दाब तीव्रता फलक 1 पर क्या है, P1 है, और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो लंबाई मान लेते हैं AB है, AB, और इसकी चौड़ाई यही मोटाई के बराबर होगा, यानी T होगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। फिर इसके बाद फलक 2 पर संपूर्ण दाब, अब इस पर कितना दाब तीव्रता है, P2 है, P2, और इस पर एरिया कितना है, BC गुणे, और इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई T है, T। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फलक 3 है, इस पर जो दाब लग रहा है यह इंक्लाइंट लग रहा है। ठीक है, लेकिन इस फलक पर क्या है, लंबवत है। तो अब हम इसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में क्या करेंगे, इसको वियोजित करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी इसका थीटा मान होगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बन गया। अगर हम इसका नाम दे दें OAB नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इस त्रिभुज में अगर हम क्षैतिज घटक की बात करें तो ये वाला क्षैतिज है और ये वाला क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है, लंब AB है, और इसका कर्ण क्या है, यहाँ पर OB यानी यही P3 ही है। OB क्या है, OB P3 को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब मान रख देते हैं हम यहाँ पर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, P3 साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, P3 साइन थीटा, ये क्या हो गया, इसका क्षैतिज घटक P3 साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर तो हम लिख दे रहे हैं फलक 3 पर संपूर्ण दाब। इसको हम क्या करेंगे, 2 जो है कि कंपोनेंट में वियोजित करेंगे। तो क्षैतिज तल पर पहले हम क्या करें, क्षैतिज घटक हम लिख दे रहे हैं। क्षैतिज घटक क्या है, P, यहाँ पर देख रहे हैं क्षैतिज क्या जा रहा है, दाब तीव्रता P3 साइन थीटा। तो P3 साइन थीटा, और इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो लंबाई A से C तक है, तो AC, और इसकी चौड़ाई कितनी है, T है। तो इस प्रकार से क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, P3 साइन थीटा AC इंटू T हो गया। इसी प्रकार से अब ऊर्ध्वाधर घटक की हम बात करें, ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा, यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर है, तो ये क्या हो जाएगा, P3 कास थीटा। समझ गए। तो ये दाब तीव्रता क्या है, P3 कास थीटा,
फिर AC इंटू टी। हमने तीनों फलक पर निकाल लिया। अब साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा, जितने भी क्षैतिज बल हैं वो बराबर होंगे एक दूसरे के। साम्यावस्था की स्थिति में ऊर्ध्वाधर जो बल हैं और क्षैतिज बल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले हम क्षैतिज बलों को देख लेते हैं। क्षैतिज दाब, यहाँ पर क्षैतिज दाब क्या कौन सा है, क्षैतिज दाब। तो इस स्थिति में ये वाला क्षैतिज है, P2 है, P2 और यहाँ पर P3 साइन थीटा है, यही वाला है। तो यहाँ पर हम पहले P2 कहाँ पर है, ये P2 इंटू AB इंटू टी, ये हो गया। और कौन सा है, और यहाँ पर P3 साइन थीटा इंटू जो इसका क्षेत्रफल क्या है, AC इंटू टी, AC इंटू टी। अब यहाँ पर देख रहे हैं T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, P2 इंटू AB इक्वल टू P3 साइन थीटा इंटू AC। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस चित्र को देखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें साइन थीटा बराबर इसमें क्या है, लंब क्या है, साइन थीटा में इसमें लंब क्या है, AB है, AB अपान कर्ण इसका क्या है, AC है, AC। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो यहाँ पर अब हम पक्षांतर कर दें, P2 बराबर या AC को हम इधर ला दें, AB अपान AC बराबर P3 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर AB अपान AC क्या है, AB अपान AC साइन थीटा के बराबर है। तो P2 इक्वल टू इंटू साइन थीटा बराबर P3 साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, P2 बराबर P3। ठीक, ऐसे आ गया। अब इसी प्रकार से हम जैसे साम्यावस्था की स्थिति में क्षैतिज दाब निकाला हमने, संपूर्ण दाब क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर हम निकाल रहे हैं। हम लोग साम्यावस्था की स्थिति में निकालेंगे। साम्यावस्था की स्थिति में ऊर्ध्वाधर संपूर्ण दाब क्या होंगे, बराबर होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर दाब कौन कौन से हैं, P1 है, यहाँ पर जो ये वाला है संपूर्ण दाब कहाँ पर है, ये है P1 AB इंटू टी। तो P1 इंटू AB इंटू टी, और इसमें क्या है, इधर से ऊपर से क्या लग रहा है, P3 कास थीटा, P3 कास थीटा इंटू, अब इसका एरिया क्या है, AC इंटू टी। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पर, P1 इंटू AB P3 कास थीटा, ठीक है, इंटू AC। अब हम इसको इधर ला दें तो P1 इंटू AB, यहाँ पर हम AC ला दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, P3 कास थीटा। तो AB अपान AC, अब यहाँ से हम इस फिगर से निकालेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, कास थीटा बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार AB है और कर्ण क्या है, AC। तो हम इसके जगह पर कास थीटा रख सकते हैं। तो P1 कास थीटा बराबर P3 कास थीटा। अब हम क्या करेंगे, कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस स्थिति में P1 बराबर P3। ठीक है, इसको हम समीकरण 4 मान ले रहे हैं और इसको
5 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं P2 बराबर P3 और P1 बराबर P3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा, P1 बराबर P2 बराबर P3। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि किस प्रकार से हमने पास्कल के नियम को बहुत ही आसान तरीके से समझा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह पास्कल का नियम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम नए टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।